हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ और हमने शुरू किया है चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। ये वीडियो लेक्चर इस नंबर सिस्टम चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने पढ़ा अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम क्या होते हैं। हमने देखा कि कुछ नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, कुछ इरैशनल नंबर और इन सबको मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। अब इस वीडियो लेक्चर में हम इन रियल नंबर्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक इसका है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं वीडियो 1 में। रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी नंबर को पॉइंट में लिख देना। जैसे कोई नंबर है 1/2, इसको पॉइंट में लिख दो तो बन गया 0.5, वो हो गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये समझाने के लिए मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स लूंगी और आपको बताऊंगी। देखो, मैंने पहले इस पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको ना ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 3 अलग अलग नंबर्स लेके समझाना चाहती हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास एक नंबर है 10/3। गॉट इट? ये जो नंबर है ये एक नंबर मैंने क्या लिया, रैशनल नंबर लिया। ठीक है, अगर मैं 10/3 को डेसिमल में लिखना चाहती हूं तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखना, हम जिस नंबर को, रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखना हो उसके हम डिनोमिनेटर को कहां लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां और न्यूमिनेटर को लिखेंगे यहां, यानी कि नीचे वाला नंबर यहां, ऊपर वाला यहां। ठीक है, इस तरह से जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे। करें डिवाइड इसे, क्या बनेगा बोलते जाओ साथ साथ में। 3 3 9, 1 कैरी, पॉइंट लग गया, अगेन 10 बन गया, 3 3 9, अगेन 1 कैरी, पॉइंट से 0 ले लिया, 3 3 9 एंड देन 1 अगेन कैरी, 10 बन गया, 3 3 9। तो यू कैन सी नाउ, इसको जब मैं डिवाइड कर रही हूं ध्यान से देखना एक चीज। एक तो यहाँ पे बार बार जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 1 1 1 आ रहा है ना, और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट में 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना। बस इसको मैं 2 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ती हूँ। अब नेक्स्ट नंबर एक लेके देखती हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाना है, बस आप देखते जाओ कि मैं कर क्या रही हूँ। अब सेकेंड नंबर एक लिया मैंने 7/8। ठीक है, अगेन ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, तो क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे ऐसे। 7 को मुझे लिखना पड़ेगा बाहर, सॉरी अंदर, और 8 को बाहर, इस तरह से। ठीक है, अब क्या बनेगा? देखो ये तो 7 तो छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 0 ले लेंगे पहले, फिर पॉइंट से 0 लगा दिया यहां पे, तो देन 8 8 64, इस तरह से ये डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ 6 कैरी, 6 बच गए यहाँ पे माइनस करके। ठीक है, एंड देन पॉइंट से 0 ले लिया। अब किससे डिवाइड होगा? 8 7 56। नाउ सब्ट्रैक्टिंग अगेन विल गेट 4 एज रिमाइंडर, पॉइंट से 0 ले लिया। अब 8 5 40 एंड नाउ द रिमाइंडर इज 40 - 40 0। अब जब मैंने 7/8 को डिवाइड किया तो कुछ स्टेप्स के बाद आंसर, यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ठीक है, और जो नंबर है कोशेंट का वो एक प्रॉपर फाइनाइट नंबर बन गया। ठीक है, ये एक फाइनाइट नंबर में आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल लेके देखते। ठीक है, अभी मैंने 10/3 को पहले डिवाइड किया, 7/8 को, और अब मैं डिवाइड करती हूँ 1/7 को। ठीक है, ये जो नंबर मैं लेके दिखा रही हूँ ये कुछ आपको मुझे समझाना है, इसलिए आप ध्यान से देखना। उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? 7 को लिखेंगे बाहर, 1 को अंदर, क्योंकि 1 छोटा है तो हमें 0 से करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट 0 लेंगे, नाउ पॉइंट, ये 10 बन गया, 7 1 7, 3 रिमाइंडर। उसके बाद क्या बनेगा? पॉइंट से 0 ले लिया, 7
अब किससे होगा? 4 जा 28. नाउ द रिमाइंडर इज 2. पॉइंट से 0 ले लिया, इट इज नाउ 20. नाउ 7 2 जा 14. अब क्या बचेगा? 20 माइनस 14 इज 6. पॉइंट से 0 ले लिया, बन गया 60. 7 8 जा 56. नाउ द रिमाइंडर इज 4. पॉइंट से 0 ले लिया. 7 5 जा 35. माइनस किया, द रिमाइंडर इज नाउ 5. अब पॉइंट से 0 लिया. 7 7 जा 49. अब माइनस किया, रिमाइंडर बन गया 1. ठीक है, अब देखो बेटा, जब ये 1 आया तो अब आगे क्या होगा? पॉइंट से मैं 0 लूंगी तो वापस ये बन जाएगा 10, जिस तरह से ये बना था. फिर 7 1 जा 7. इस तरह से क्या होगा कि वापस ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता जाएगा. ठीक है, अब इन तीनों नंबर से अब जो मुझे असली बात आपको समझानी है ना, वो ये है कि जब मेरे पास एक नंबर था 10/3. ठीक है, 10/3 को जब मैंने डिवाइड किया तो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर रिमाइंडर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ और क्वोशंट में भी एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हुआ. अब 10/3 को अगर मुझे डेसिमल में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी मैं? विल राइट इट लाइक 10/3 इज इक्वल टू 3.333 एंड डैश डैश डैश. मैंने डैश डैश क्यों डाला? कि ये जो 3 है ये क्वोशंट में खत्म नहीं हो रहा, बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये एंडलेस है. ठीक है, ये रैकरिंग मतलब रिपीटिंग है. ठीक है, इस नंबर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. वो क्या है? जब हमारे पास पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, हम उस नंबर को नीचे लिखते हैं और उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा डैश डाल देते हैं. इसे कहते हैं बार. अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 3.3 बार. गॉट इट? वापस सुनो, हम क्या करते हैं? जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो, हम पहले उसको लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा डैश डाल देंगे. इसको बोलते हैं बार. क्या बोलते हैं? बार. और हम इसको पढ़ते हैं ऐसे 3.3 बार. इस बार का मतलब है कि बार के नीचे जो नंबर है, जब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये एंडलेस है, रिपीटिंग है, बार 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 आते जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से इस नंबर को मैंने डेसिमल में एक्सपेंड कर दिया और ये लिख दिया इसका आंसर. ठीक है, अगर मुझे इस नंबर को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये 7/8, ये तो सिंपल है, ये तो आपने पहले भी सीखा होगा कि किसी नंबर को पॉइंट में कैसे लिखेंगे डिवाइड करके. ये बन जाएगा 0.875. हमने यहाँ पे जो क्वोशंट था वो यहां लिख दिया. ठीक है, ये भी समझ आ गया. अब जो तीसरा नंबर है, इस नंबर को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. यहां पे इन सब के ऊपर बार आ रहा है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको आगे डिवाइड करूंगी ना तो वापस क्वोशंट में यही पैटर्न बन जाएगा. पहले आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर से ऐसे ऐसे आगे रिपीट होता जाएगा. ठीक है, इसलिए इन सब के ऊपर बार लिख दिया मैंने. गॉट इट? अब आपने 9th में एक दो नई टर्म सीखनी है. वो क्या सीखनी है? वो है, पहले आप देखो, इनको मैं आपको बॉक्स में डाल के बता देती हूं कि इसका आंसर ये आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया और इसका हो गया ये. ठीक है, अब आपने सीखना है कि जो नंबर पॉइंट में जब हम उसे लिखें, ठीक है, तो जब हम किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखते हैं और उसका आंसर एक प्रॉपर फाइनाइट नंबर आ जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर. क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर. हम कहेंगे कि 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेट का हिंदी में मतलब हो गया खत्म हो जाना, या इंग्लिश में हम इसे कह सकेंगे एंड हो जाना. ठीक है, कि जब हमने इसको डेसिमल में लिखा तो ये एंड हो गया, प्रॉपर इसका आंसर आ गया, तो ये बन गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसका, या ये आंसर जो आया वो टर्मिनेटिंग नंबर आ गया. गॉट इट? लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो देखो, जिस नंबर को हम डिवाइड करके एक प्रॉपर आंसर ना पा सके
तो हम उसे कहेंगे, जो जो आंसर है, सॉरी, इसके आंसर में अगर कुछ नंबर बार 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 रिपीट हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी एक सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रिपीटिंग। क्या वर्ड है? नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। ठीक है, रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। गॉट इट? तो जब 10/3 को मैंने डेसिमल में लिखा तो ये जो आंसर आया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये कैसा आया? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। इसी तरह से जब 1/7 को मैंने डेसिमल में लिखा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न था जो रिपीट हो रहा था, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा आया? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ना तो ये खत्म हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता जा रहा था। ठीक है, समझ आ गया? अब इस 3 जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, इन तीनों एग्जाम्पलों से हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर की, जैसे ये भी एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल, ये भी रैशनल नंबर, जब भी किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 तरह के नंबर बन जाएंगे। या तो उस डेसिमल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, सॉरी, उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा, या फिर एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होगा। अब कभी कभी एमसीक्यू में आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर डैश और डैश, तो यूल से ईदर इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। यहां तक समझ आया टॉपिक? बढ़े आगे। अब आगे हम जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसी का उल्टा पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा कि किस तरह से एक नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, यानी कि एक रैशनल नंबर हो, उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई डेसिमल में नंबर हो, जैसे ये नंबर है 3.142678, तो ये नंबर एक डेसिमल नंबर है। Express this in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप कहेंगे मैम ये तो हमने किया है छोटी क्लासेस में, हम तो इजीली कर पाएंगे। तो चलो करते हैं सॉल्व फिर से। हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह से एक नंबर दिया हो जो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो, आपको अब समझ आ गया ना टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद, तो ये एक रैशनल नंबर, जो ये एक डेसिमल नंबर है और टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको अगर मुझे लिखना होगा P/Q की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 1 4 2 6 7 8। आप कहेंगे मैम पहले हम ये नंबर ऊपर लिखेंगे और उसके बाद नीचे बस पॉइंट की जगह एक 0 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने पीछे राइट साइड में डिजिट्स हैं हम उतने 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर डिजिट्स हैं तो 6 0 लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आगे इसका आंसर लिख दिया हमने इसको P/Q की फॉर्म में। हम चाहे तो इसको और डिवाइड करके इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना इतना भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो ये तो था अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो जो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो, उसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको किस तरह से लिखेंगे P/Q की फॉर्म में। देखो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने एग्जांपल दी है। शो दैट 0.3333 which is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। यहाँ पे ये जो नंबर है हम देख पा रहे हैं कि ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। इसे कैसे चेंज करें? अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो इजी है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये जो नंबर था मेरे पास 0.33333 रिपीटिंग, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ वैसे 33333 और नीचे 1 लगा के? अब मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं 1 के बाद कितने 0 लगाऊं। तो इसका मतलब है ये जो ये वाला मेथड था इन नंबर्स के लिए ये नहीं चलेगा।
ऐसे नंबर्स को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना हो तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जिसमें कुछ स्टेप्स है जो आपने सीखने हैं। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, और अगर नहीं देखोगे ध्यान से तो यूल फील इट कॉम्प्लिकेटेड। गॉट इट? तो देखो अब क्या करें हम। सबसे पहले हम जो भी नंबर दिया होगा ना, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। जो भी नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है हम उस नंबर को मान लेंगे कि ये एक वेरिएबल के बराबर है। आप x की जगह y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हो। तो आपने मान लेना है लेट x इज इक्वल टू दिस 0.3333 और इसका इक्वेशन का कोई नाम दे देना है। मान लो इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1 था ये। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? आपने देखना है कि बार के नीचे कितने नंबर हैं, यानी कि कौन सा ऐसा डिजिट है, कितने ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। यहां पे एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर था तो 10 लिया। अगर 2 होते तो मुझे 100 लेना पड़ता, 3 होते तो 1000। इस तरह से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, वापस मैं आपको करके दिखाती हूं कि ये जो नंबर है 0.3333 इज रिपीटिंग बार बार सॉरी। तो अगर मैं इसे, यहाँ देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ तो क्या बनेगा? इसका आंसर आएगा 3.3333, यानी कि ये जो जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उठ के एक साइड राइट में चला जाएगा। ऐसे होता है ना, इसलिए यहां पे भी क्या होगा, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.3333, इस तरह से डैश डैश डैश। गॉट इट? ये समझ आया कैसे आया? कि जब हम किसी को 10 से मल्टीप्लाई करें, जितने जहां पे 0 हो ना, पॉइंट जो है उतना राइट साइड चला जाता है। तो जब इसे इस तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333 आ जाएगा। ये समझ आ गया? इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, वापस सुनो। जो मेरे पास नंबर था उसको मान लिया लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर, उसको मान लिया इक्वेशन 1 है। फिर दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 10x और ये बन गया 3.333। ठीक है, पॉइंट एक तरफ, एक राइट साइड शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये बात आप ध्यान से सुनो। हमने इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसको आगे रखना है, इसको पीछे। 10x में से x माइनस करना है, उल्टा मत कर देना। x में से 10x में नहीं माइनस करना, हमें 10x में से x को माइनस करना है। तो विल गेट 10x माइनस x इज 9x। यहां पे इसमें से ये माइनस करना है। वापस मैं आपको ये अलग से करके दिखाती हूं। देखो, ये जो नंबर था मेरे पास 3.3333, इस तरह से ये था ये नंबर। इसमें से मुझे इसको माइनस करना है 0.33333। तो क्या बनेगा? सिंपल, जैसे माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेती हूं पहले। यहां पे देखो राइट साइड में क्या होगा, सभी 3 में से माइनस हो जाएंगे। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3, मतलब ये जो सारे 3 हैं 3 से माइनस होंगे तो इस तरफ तो सारा 0 आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, 3 - 0 इज 3, तो इसका आंसर क्या बन गया? 3। ठीक है, 3.03 के बराबर होता है। तो हमने जब इसको इस तरफ माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? 3। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गई तभी आप आगे बढ़ना, वरना वीडियो को एक बार रिवाइंड करो और फिर जाके वापस से समझो इसे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ 3 ही स्टेप किए। पहले स्टेप में x इज इक्वल टू दिस नंबर, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10,
और थर्ड स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये आंसर आ गया। अब बस बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा आंसर तैयार। x इज इक्वल टू 3/9। अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 9 उठ के यहाँ आ गया, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो x इज इक्वल टू 1/3। x का आंसर क्या आ गया? 1/3। x क्या था? जो ये नंबर था, हमने इसी को x माना था ना, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ये जो नंबर है 0.3333 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना 0.3333 यानी कि 0.3 बार, इसको अगर P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। ठीक है, हो गया ये P/Q की फॉर्म में। ठीक है, समझ आ गई। अब आप कहेंगे मैम ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर एक और एग्जाम्पल समझा दो तो मजा आ जाए, फिर तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लो जी, एक और एग्जाम्पल आ गई। एक और एग्जाम्पल मैंने ली है, शो दैट 1.272727 is equal to 1.27 bar can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. अगेन हमारे पास देखो, ये एक नंबर है जो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इस नंबर को हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया था कि 3 स्टेप्स हैं ऐसे नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 तो सिंपल है। हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.272727 डैश 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 डैश। हम मान लेंगे ये जो नंबर है ये x के बराबर है, मतलब किसी वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय। आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करो? यहां पे बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको सिखाया था कि हम देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे बार के नीचे कितने नंबर्स हैं? बार के नीचे 2 नंबर है, 27 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हो हम 1 लगा के उतने 0 लगाते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो दिस विल बिकम 100 इंटू एक्स इज 100x। और इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है ये चीज ध्यान से देखना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पे 2 0 हैं, तो पॉइंट जो है वो राइट साइड चला जाएगा, मतलब 2 डिजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 127.2727। इस तरह से ये नंबर आगे रिपीट होगा। ठीक है, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप 3 क्या है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरफ क्या होगा? जो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड 100x माइनस एक्स हो जाएगा। 100x माइनस एक्स क्या बन जाएगा? 99x। ध्यान से देखो, 100x में से हमें इस x को माइनस कर देना है, मतलब ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आगे लिखेंगे, ये पीछे। 100x माइनस एक्स इज 99x। गॉट इट? अब इक्वेशन के राइट साइड क्या होगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, किसमें से? इस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये मैं आपको यहां पे करके दिखाती हूँ। ये जो नंबर है ये क्या बन गया है? 127.272727 इस तरह से। और ये नंबर क्या है? 1.272727 इस तरह से। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो इस तरफ तो ये सारे के सारे नंबर 0 0 0 0 बनते जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा? 7 - 1 इज 6, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज। 127 में से 1 माइनस किए 126.0। तो मैंने यहाँ पे ये आंसर लिख दिया 126।
समझ आया ये आंसर कहां से आया? ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 126/99, ये तो कट जाएगा। 9 11 सा एंड 9 14 सा, सो x इज इक्वल टू 14/11, और वी कैन से देयरफॉर 1.272727 इज इक्वल टू 14/11। अब समझ आया कि हमने ये जो नंबर था एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेज में होंगे। होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप ये सॉल्व भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया और आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक बटन दबाओ और प्यारा सा कमेंट लिखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नए और नेक्स्ट टॉपिक में। अब तक जो मैंने आपको ये जो 2 टॉपिक पढ़ाए उसमें हमने सीखा क्या? हमने उसमें मेन ये चीज सीखी जो मैंने अब चार्ट में आपको समझाई है कि रियल नंबर्स जो हैं या तो वो रैशनल नंबर होंगे या वो होंगे इररेशनल। ठीक है, ये तो आपको पता है। जो रैशनल नंबर हैं उनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो एक टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उसकी 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। गॉट इट? इररेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होता है। मतलब एक एग्जांपल देके समझाती हूं। देखो, जैसे आपको मैंने सिखाया था कि √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है ना? इररेशनल √2 को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या आंसर आता है? 1.41421356237। इस तरह से नंबर आगे 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 बढ़ते जाते हैं। ना तो ये कोई पर्टिकुलर नंबर होता है इसमें जो रिपीट होता है, और ना ही ये नंबर किसी एक फिक्स पॉइंट पे जाके खत्म होते हैं। तो क्या बन गए? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा, एंड नॉन रेकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह से 5 हमने सीखा था कि ये भी एक इररेशनल नंबर है। अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनता है 3.14159265 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, ये एंडलेस आगे है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। और टर्मिनेटिंग तो आपने सीख ही लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। मतलब आपको कोई भी 2 अगर रैशनल नंबर दिए गए हैं और आपको कहा जाए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? देखो, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर हो उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स ढूंढ सकते हैं। उनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये, देयर आर, क्या कहा मैंने? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल दी है आपको। फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं। हमें इनके बीच में एक इररेशनल नंबर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? देखो, जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिए होंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे। 1/7 को डिवाइड करना और जो उसका आंसर होगा वो यहां लिख देंगे। इसका आंसर मान लीजिए ये है 0.142857। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब जो नेक्स्ट नंबर है इसका करेंगे 2/7, इसको भी सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। 2/7 का बन जाएगा 0.285714 बार। इस बार का मतलब पता है ना, अभी अभी सिखाया मैंने आपको। बार का मतलब है कि इसके आगे भी
142857 142857 ऐसे से रिपीट होता जा रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 285714 285714 आगे 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 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब मुझे कोई कहे कि इनके बीच का कोई नंबर बताओ, 1 2 जितने भी, कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल। देखने में देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लेकिन है बिल्कुल सिंपल, जैसे आप आम दो नंबर्स के बीच में बताते थे। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये है 1 4, ये है 2 8। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस इज, एक नंबर मैंने लिख दिया 0.15001500150000 एंड 0, इस तरह से 15000, इस तरह से मैं कोई भी नंबर जो कि आगे खत्म ही ना हो वो पैटर्न लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? ये तो मैंने एक ही बताया। अगर आपको 2 कहें 3 कहें तो आप और भी बता सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो इनके बीच का नंबर देखो 1 4 2 8, इनके बीच में लिख सकती हूँ मैं 0.21 221 2221 22221, इस तरह से ये पैटर्न भी, कोई भी पैटर्न आप रिपीट कर सकते हो और ऐसा नंबर लिख सकते हो जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वो एक इर्रेशनल नंबर हुआ। तो ये मैंने इसके आंसर कुछ बता दिए आपको। आपको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप इनका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको मैंने पार्ट 1 में सिखाया था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं हम उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम सीखेंगे कि इन रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लो एक नंबर है 2.665, इसको नंबर लाइन में लोकेट करना है। कैसे करेंगे? देखो, ये जो नंबर है, पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इसे अगर नंबर लाइन में लोकेट करना होगा तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल। देखो 2.665 को पहले हम नंबर लाइन में देखते हैं कि ये कहाँ लोकेट करेगा। ऑब्वियसली 2.6, देखो पहले मैं यहां तक देखती हूँ। 2.6 जो नंबर होता है ये 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो ये देखो, ये है 2, ये है 3। पहले मैं इसको इस तरह से मैंने सर्कल बना दिया कि ये इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखो, अगर मैं 2 और 3 को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करूं, मतलब मैं ये सारा भूल जाऊं और 2 और 3 जो नंबर लाइन में पॉइंट्स हैं, इन्हीं के बीच के पॉइंट्स को अलग अलग तरह से खोल के यहाँ पे लिख दूं मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैं मान लो मैंने इसको मैग्नीफाई कर लिया, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, और 2 और 3 के बीच के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 2 के बाद होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह से। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में ये लाई करेगा 2.6। देखो 2.6 कहाँ होगा? ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में मैंने यही किया कि 2 और 3 को एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो मैंने बताई है कि नंबर लाइन में 2 और 3 कहाँ लोकेट करेगा। सेकेंड लाइन में मैं देख रही हूं कि जो 2 और 3 है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो 2 और 3 पॉइंट्स हैं, इसको अगर मैं फोकस करूं और इसके बीच के जो मतलब इसके बीच के पॉइंट्स को देखूं तो क्या होंगे? 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो 2.665 जो है वो यहां 2.6 ये है, तो 2.665 कहाँ होगा? 2.6 और 2.7 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना? होगा ना? 2.6 यहाँ है तो उसके आगे होगा 2.61, 2.62, इस तरह से। अगर मैं 2.6 और 2.7 का जो डिस्टेंस है इसको वापस से मैं मैग्नीफाई कर दूं। ठीक है, इसको मैं ध्यान से देखूं और इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड कर दूं 10 पार्ट्स में। तो 2.6 के बाद अगला क्या होगा? 2.61, फिर 2.62, 2.63, इस तरह से 2.6 और 2.7 के बीच के जो पॉइंट्स हैं ये मुझे मिल जाएंगे।
मुझे चाहिए 2.665। तो देखो 2.6 ये है, तो 2.66 कहाँ है ये, और 2.665 कहाँ होगा, 2.66 और 2.67 के बीच में। इसका मतलब है अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच के पॉइंट्स हैं उनको मैग्नीफाई करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, एक तरफ से इसको लिया और एक तरफ से इसको लिया, और अब इन दोनों को एक्सपैंड करूंगी, इन दोनों के बीच के पॉइंट्स लिखूंगी। इन दोनों के बीच के क्या पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट होगा 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, फिर 2.665। यही नंबर मुझे लोकेट करना था ना, तो मिल गया मुझे नंबर ये 2.665। ठीक है, इस तरह से हम किसी नंबर को, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है, नंबर लाइन में प्रॉपर लोकेट करते हैं। ठीक है, वापस देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर मुझे लोकेट करना है उसका जो, जैसे यहाँ पे 2.6 है, तो मैं देखूंगी 2.6 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो पहले मैंने नंबर लाइन में 2 और 3 को ढूंढ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 और 3 के बीच में देखेंगे जो ये पॉइंट है, मुझे 2.66 चाहिए, तो 2.6 जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच के जो पॉइंट्स हैं उसमें मैंने देखा 2.6 यहाँ है और 2.7 यहाँ है। अब 2.6 और 2.7 को एक्सपेंड किया, फिर देखा यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं 2.66 यहाँ है, 2.67 यहाँ है। अब इन दोनों के बीच के पॉइंट्स एक्सपेंड किए तो मुझे 2.665 मिल गया। ठीक है, ये जो तरीका है किसी नंबर लाइन में, इस तरह से जो दो पॉइंट्स हैं उनको मैग्नीफाई करते जाओ और ढूंढते जाओ आपने क्या नंबर ढूंढना है। इसे कहते हैं द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसे, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस मेथड से हम किसी भी नंबर को लोकेट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से करेंगे। जैसे कि हमने अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उनको, तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके सीखते हैं। जैसे हमारे पास ये जो नंबर है, ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करके मान लो दिखाना हो तो कैसे करेंगे हम ऐड। ठीक है, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि पहले तो हम इन टर्म्स को इस तरह से लिखेंगे। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ इसका सॉल्यूशन लिखा हमने। जो ये पूरा का पूरा नंबर है, पहले मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, 2√2 + 5√3, और ये नंबर जो है ये भी एज इट इज लिखेंगे, बस बीच में क्योंकि मुझे ऐड करना है इसलिए मैंने प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है, √2 - 3√3। ठीक है, ये चीज आपके लिए 9th में नई है, इसलिए आप ध्यान से देखना, क्योंकि आगे वाले जो एक्सरसाइजेस होंगी, आगे वाली क्लासेस होंगी, उनमें ये काम आएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें इस तरह के नंबर्स को, रूट वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो √2 वाला नंबर √2 वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, √3 वाला √3 वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए हम पहले इनके ग्रुप बना के लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे 2√2 को मैंने यहां लिखा, ये वाला जो √2 है ये भी इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, ये और ये यहां लिख दिए। अब बच गया क्या, 5√3, उसको यहां लिखा, और -3√3 यहां लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। अब क्या आएगा इसका आंसर, देखो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहां पे है 2, इस 2 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो हम यहां पे इसका 1 जो है यहां लिख लेते हैं। 2 + 1 मतलब नंबर यहां ऐड हो जाएंगे, √2 कॉमन यहां पीछे रह जाएगा। इसी तरह से 5 - 3 करना है मुझे, सिर्फ इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है और √3 को एज इट इज कॉमन रहने देना है। तो क्या बन जाएगा, 2 + 1 = 3, √2 + 2√3 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद हम सीख लेते हैं, ये तो हो गया यहाँ पे सॉल्व। इसके बाद सीख लेते हैं कि ऐसे नंबर्स को जो ये nth रूट वाले होते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया है, हो सकता है यहाँ पे क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिर कोई भी nth रूट हो, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरह से करते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। हम पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे एज इट इज। हम लिखेंगे 6√5 बाय की जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2√5। ठीक है, इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले जो ये नंबर बाहर है ना, अंडर रूट के बाहर, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 6 × 2, और उसके बाद √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, √5 × √5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 2 12, √5 और √5 क्या बन गया, ये बन गया √5 का स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 12 × 5। ठीक है, 12 × 5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 60। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे √5 है, अगर मान लो आपके पास ऐसा नंबर होता √2 × √3, तो क्या बनता है इसका आंसर, अंडर और अंडर ये 2 और 3 दोनों रूट में चले जाते, तो आंसर बन जाता √6। ठीक है, आ रही है बात समझ। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड के लिए भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, 8 √15 बाय की जगह पहले हम डिवाइड का साइन डाल लेते हैं, 2 √3, ऐसे ही हमें डिवाइड करना है। डिवाइड में पहले मुझे ये लिखना है 8 √15 और नीचे लिख दूंगी मैं 2 √3। देखो 2 1s एंड 2 4s, पहले जो नंबर है बाहर वाले ये आपस में अगर कट होते हैं तो हम काट लेंगे। अब रूट के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये नंबर कट भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 3 1s 3 एंड 3 5s 15, तो इसका आंसर क्या आ गया, बाहर बच गया इसका आंसर 4 और रूट के अंदर 5 रह गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब आपको समझ आया किस तरह से हम ऐसे नंबर्स को, ये जो अंडर रूट वाले नंबर है, इनको किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एक्चुअली में ना मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई खास रूल नहीं है। किसी भी नंबर को किसी इस तरह से, जो nth रूट वाला नंबर है, इसको दूसरे nth रूट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो √2 है वो √2 से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, √3 मतलब सेम नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। लेकिन आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो हमने अभी पढ़ा, इसमें कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। वो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं कि द सम, पॉइंट नंबर 1, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब अगर हम एक तरफ एक रैशनल नंबर ले लें और एक तरफ एक इररेशनल नंबर ले लें, इनका सम करो या डिफरेंस करो, आंसर हमेशा इररेशनल ही आएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे 7 ले लिया मैंने नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, इसमें मैं ऐड कर दूं एक इररेशनल नंबर। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 + √2। ये तो बन गया ना एक इररेशनल नंबर। इसका मतलब है कि सम और द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, द प्रोडक्ट और द कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब अगर हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे किसी इररेशनल नंबर के साथ, तो आंसर हमेशा एक इररेशनल नंबर ही आएगा। ये एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। देखो, पहले मैंने आपको ये एग्जांपल बताई फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मान लो ये मैंने 7 ही ले लिया, इररेशनल नंबर वापस मैंने √2 ही ले लिया, ये एक इररेशनल नंबर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा,
7/2। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे नंबर क्या है 1, तो 1 7 ज़ा 7 और √2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट। अब इसी तरह से अगर हम, ये कह रहा है इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रैशनल और इर्रेशनल। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर या तो रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा। ठीक है, ये कैसे क्या आएगा देखो, मान लो मैंने एक एग्जांपल ली, थर्ड पार्ट की लेती हूँ मैं एग्जांपल। इस बार मैं ना एक लेती हूँ इर्रेशनल नंबर, ये ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया -2, एक है, मान लो ये है इर्रेशनल नंबर। एक और नंबर लेती हूं मैं -√2। ठीक है, अगर मैं इनको माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 तो एक रैशनल नंबर है, बन गया ना। दो इर्रेशनल नंबर्स का डिफरेंस एक रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1 -√3 और इसमें मैंने ऐड कर दिया -1 +1 और इसमें ऐड कर दिया +1 + √3। तो देखो इस और इसको जब मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आया मेरा, आंसर बन जाएगा देखो √3 माइनस और +√3 ये आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 2। तो बन गया एक अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 2√7 + 3√7 क्या बनेगा 2 + 3 बन गया 5/7। तो इन तीनों एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया कि दो इर्रेशनल नंबर्स को माइनस करो, ऐड करो तो एक रैशनल नंबर भी आ सकता है और कभी कभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तब भी आंसर रैशनल या इर्रेशनल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। मतलब अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं उनके लिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमेशा होल्ड करती हैं, जो हमेशा ट्रू होती हैं। वो क्या है, पहली है √A × B = √A × √B। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो एक एग्जांपल देनी पड़ेगी मुझे कि अगर आपके पास रूट में कोई दो नंबर्स हैं, जैसे ये नंबर है √2 × 3। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ऐसे √2 × 3 = √2 × √3। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी है √A/B = √A/√B। यानी कि दो नंबर्स अगर कॉमन रूट में हो तो हम उनको अलग अलग करके भी रूट में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास नंबर है √2/3। ठीक है, रूट के अंदर 2/3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, एक ही बात है। अब थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, √A + B × A -√B = A - B। यानी कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जैसे √A और √B, दो ब्रैकेट्स में वो हैं, एक बार ब्रैकेट में प्लस है एक बार माइनस है तो वो = A - B। ये कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो √A + √B × √A - √B, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। A + B, वो फॉर्मूला क्या है याद है ना आपको, 8 में पढ़ा है ना, A + B × A - B = A² - B²। ये फॉर्मूला लगा के इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब √2 और √2 कट जाएगा, √2 और 2 कट जाएगा तो ये बन गया A, ये बन गया B, तो बन गया A - B। ठीक है,
तो हमें याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी भी इसी तरह से है, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। देखो अगर हम इसको भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही फॉर्मूला बन जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ पे रूट और टू कट जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस बी। ठीक है, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। यानी कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये नंबर क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहले ए क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट ए और बी क्या आएगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला आपने 8 में जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया। अब ये बनेगा ए, ये क्या बनेगा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा अंडर रूट ए बी और ये बन जाएगा बी। ठीक है, तो बन गया हमारा जो आइडेंटिटी थी वो हमने कर दी प्रूव। इस तरह से आपको एक्चुअली में ये प्रूव करना नहीं आने, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरह से ये आइडेंटिटीज बन गई है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। आगे एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टॉपिक सीखते हैं। ये टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल नया, इसलिए ध्यान से देखना बच्चे। इसमें क्या है, आपको कोई नंबर दिया होगा जो रूट में होगा, nth रूट में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है अंडर रूट ऑफ 3.5। आपको इस नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है जो आपने सीखना है 9th क्लास में। इसकी जगह कोई और नंबर भी हो, आप अगर ध्यान से सीखोगे तो आपको वो भी सॉल्व करना आ जाएगा। हम करते क्या है इसमें कि जो भी नंबर होगा हमारा, पहले हम उस नंबर को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे 3.5 लिखा है, इसलिए मैं स्केल लूंगी और 3.5 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, 1 2 3 3.5। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक 3.5 यूनिट की एक लाइन बना ली। मैंने आपकी मतलब रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखे, मैंने यहाँ पे 1 इंच का एक यूनिट लिया। आप चाहे तो 1 इंच का ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक नाम दे देना है इसका, जैसे मैंने इसका नाम दिया ए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। ठीक है, जितना यहाँ पे नंबर लिखा होगा उतनी लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को 2 नेम दे देने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बी से स्टार्ट करके इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है, वापस सुनो, आपने क्या करना है, बी से स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे कितना बढ़ाना है, 1 यूनिट और। ठीक है, 1 यूनिट और, यानी कि मैं यहाँ पे लाइन को यहाँ तक ले जाती हूँ और इस पॉइंट का नाम रख लेती हूँ एक और सी। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, पहले 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मैंने ये जो लाइन है ये 1 यूनिट की ड्रॉ की। ठीक है, अब हम इस AC लाइन का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए इस हम कंपास की हेल्प लेंगे। मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं किसी लाइन सेगमेंट का, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रखेंगे, पहले ए पे रखा, AC का जितना डिस्टेंस है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, यहाँ एक आर्क लगा ली छोटी सी। ठीक है, ये आर्क लगाई मैंने यहाँ और इस तरफ भी लगा ली एक आर्क। अब मैं यहाँ रखूंगी C पे और उतना ही रेडियस रहने दूंगी और यहाँ पे इस आर्क को वापस लगाऊंगी, इसको जो पुरानी आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या हुआ, अब मैं
इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। ये देखो, जहां पे ये आर्क इस ए सी लाइन को टच करेंगी वो होगा मेरा ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें ओ पे कंपास को रखना है, इसको सेंटर मान के, और जितना ओ सी है उसको रेडियस लेके, ओ सी इतना है ना, इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना देना है। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया एक सेमी सर्कल, बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट पे रखा इसे, और अब हम जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां मैंने पॉइंट लगा लिया इसके बाहर। ठीक है, और लेकिन मुझे लाइन जो बनानी है ना वो सिर्फ ऐसी बनानी है कि इस सेमी सर्कल को टच करे, सेमी सर्कल के बाहर ना जाए। ठीक है, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो इस सेमी सर्कल तक ही बनानी है, इसको टच करते हुए बनानी है। और जहां पे ये सेमी सर्कल को टच करेगी इस पॉइंट का भी एक नाम देना है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया डी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बीसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड मतलब कि अब हम देखेंगे नहीं कि कितने सेंटीमीटर या कितने यूनिट करना है, थोड़ा सा बस इसको वैसे ही बढ़ा लेना है। बढ़ा लिया मैंने और यहाँ एरो डाल दिया। अब क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप ये है कि आपने बी पे वापस इस कंपास को रखा, जितना बी डी है उतना रेडियस लेना है। ठीक है, जितना बी डी उतना रेडियस लिया, और एक आपने आर्क लगानी है इस तरह से। ये आर्क जो है इसको टच करनी चाहिए इस लाइन को, जो एसी लाइन हमने एक्सटेंड की ना, इस लाइन को। जहां पे ये इसको टच करेगी इस लाइन को, इस पॉइंट का भी एक नाम रखते हैं। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया है ई। ठीक है, अब जो ये ई पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है हमारा √3.5। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रूट वाले नंबर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी भी रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इनके लिए क्या प्रोसेस है कि जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है उतनी ही पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, उतनी यूनिट की, उसके बाद उस लाइन को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे। आपने हर नंबर के साथ यही करना है। अगर इसकी जगह यहाँ पे लिखा होता ना 9.3, 7.4, कोई भी नंबर लिखा होता, आप पहले उतनी लाइन ड्रॉ करते, फिर एक ही यूनिट उसको एक्सटेंड करते आगे। ठीक है, उसके बाद इसको हमने कट करना है इस तरह से कि इसका हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए, मतलब इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। फिर मिड पॉइंट पे कंपास को रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बना के बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सेमी सर्कल को टच करे। उसके बाद लास्ट स्टेप, जितना बीडी है उतना रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है। वो आर्क जहां इस लाइन को टच करेगी वो पॉइंट होगा √दिस ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। आपको अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, होपफुली आप वो सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे वाले टॉपिक पढ़ते हैं, पर आगे पढ़ाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी टाइम टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरह से हम आराम से प्यार से 9th क्लास का सारा मैथ्स पढ़ते रहें। मेरी हर वीडियो में कोशिश होगी कि चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो उसको मैं इजी से इजी फॉर्मेट में आपके सामने पेश करूं, ताकि हर बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए और हर एक को ये जो 9th का इतना वास्ट सिलेबस है वो इजी लगे और हर बच्चा अच्छे स्कोर कर सके। पर हाँ, एक बात याद रखना कि मैथ्स को सीखने का केवल एक ही वे है, वो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथमेटिक्स। इसलिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी इजी लगना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो बढ़े अब आगे वाले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है
रैशनलाइजेशन। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है 9th में। आपको अगर कोई नंबर दिया गया है और कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप पहले चेक करो जो इसका डिनोमिनेटर है, देखो ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो जब भी किसी इस तरह से नंबर में डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नहीं हो, उसको रैशनल बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है। हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे 1, जो भी नंबर होगा, ठीक है, 1/√2। तो जो इसका डिनोमिनेटर है इसी नंबर को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, √2 × 1 इज √2 और नीचे √2 × √2 क्या बन गया, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, नाउ इट इज √2/2। देखो बन गया ना ये एक अब रैशनल नंबर हो गया, रैशनलाइज ये नंबर। इस तरह से हमें इसको रैशनलाइज करना था, ठीक है। ये तो था एक नंबर सिंपल सा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। इस तरह से अगर यहाँ पे दो नंबर हो कैसे करेंगे इसे। अब आप कहोगे मैम ये तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितना ये मुश्किल लग रहा है ना उतना ही ये ईजी है। देखो ये नंबर पहले एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो नंबर नीचे है इस नंबर को हम ऊपर भी लिखेंगे, बस फर्क क्या है, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे है 2 + √3, हमने क्या लिखना है 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3। अब वापस सुनो, हमें क्या करना है, जिस नंबर की डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, हमें उस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिख के इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस हो तो माइनस माइनस, माइनस होता तो प्लस प्लस लिख देते, बस हो गया सॉल्व। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा बताओ। जब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 × 2 = 2 and 1 × √3 इज √3। लेकिन नीचे जो है, नीचे वाले नंबर में क्या होगा, यहां है 2 + √3, यहां है 2 - √3, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, मैं यहां लिख के दिखाती हूँ, आपको याद है ना ये फॉर्मूला, a + b × a - b = a² - b²। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसमें a हो गया 2, तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, और b क्या हो जाएगा, ये √3, तो -√3 का स्क्वायर, ठीक है। a + b × a - b क्या बन गया, a² - b का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज लिखना है। नीचे बन जाएगा 2 × 4 माइनस ये कैंसिल हो गया, तो विल गेट 3, ठीक है। ऐसे आ गया ये नंबर। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 - √3, ऊपर वैसे ही, नीचे 4 - 3 इज 1, तो आंसर बन गया 2 - √3 हो गया ये रैशनलाइज, ठीक है। बस सिंपल है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइजेस में मिलेंगे। आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद बस चैप्टर खत्म, लास्ट टॉपिक बस ध्यान से सुन लो, उसके बाद ऑलमोस्ट आपको चैप्टर सारा अच्छे से, अगर आपने वीडियो देखी ना तो आपको समझो चैप्टर आ गया, आप खुद सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ये जो लास्ट टॉपिक है ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। रियल नंबर्स के लिए कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं जो हमने सीखने हैं। पहला लॉ क्या है, a⁻p × a⁻p + q, यानी कि अब हम इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपके पास एक नंबर है, मान लो 2, ठीक है, 2⁻³ हो इंटू 2⁻4 हो, तो वो क्या बन जाएगा 2⁻³ + 4 विच इज इक्वल टू 2⁻7, यानी कि जो आपने 7th में 8th में लॉज पढ़े थे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला लॉ यही है, इजी है। दूसरा लॉ क्या कहता है, a⁻p होल⁻q इज इक्वल टू
a रेज पावर p इंटू क्यू, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 3, 3 की पावर है 2 और होल रेज पावर है मान लो 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रेज पावर 2 इंटू 5, यानी कि ये दोनों जो ब्रैकेट के इधर और इधर नंबर है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो विल गेट 3 रेज पावर 10, ठीक है। इस लॉ का मतलब ये है कि अगर ऐसा नंबर आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आ रही है समझ? चलो बढ़ते हैं फिर आगे। आगे है a रेज पावर p अपॉन a रेज पावर q इज इक्वल टू a रेज पावर b p माइनस q, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है इस तरह से 2 रेज पावर मान लो है 5 और नीचे है 2 रेज पावर 3, तो क्या बन जाएगा ये, when bases are same powers are subtracted in case of division, यानी कि दोनों नंबर का अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 2 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट है a रेज पावर p और यहां है b रेज पावर p इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेज पावर p। मतलब कि अगर आपके पास दो नंबर हो, जैसे एक नंबर है 2, 2 की रेज पावर है 3 और एक नंबर मान लो और है 5, 5 की पावर भी है 3, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे a और b, और उनकी जो ये 3 3 है ये कॉमन पावर बन जाएगी, ठीक है। तो विल गेट 10 रेज पावर 3, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ लॉस। ये लॉस आपको तब काम आएंगे जब आप एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, रियल नंबर्स वाले। तो ये तो थे इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगी, मैं इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बाकी ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे हम, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं ना जो बहुत टिपिकल से हैं, उनके लिए मैं स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं और आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, सी यू।